हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 80 है और इसकी डेट है 4 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है हम आपकी इतिहास की किताब का अध्याय नंबर 4 पढ़ रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। इस पाठ का जो है हमने पूरा लगभग पढ़ ही चुके हैं। अब इसका आखिरी भाग चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रतीकों के बारे में। ठीक है, तो सामूहिक अपनेपन के भाव में कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने भारत माता के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से भारत की जो छवि है उसको प्रतीकों में और चिन्हों के तौर पे दिखाया गया और उसे माता के तौर पे दिखाया गया। ठीक है, आज हम इन्हीं प्रतीकों और चिन्हों में लोक कथाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय लोक कथाएं 19वीं सदी के आखिरी में भारतीय राष्ट्रवादियों ने भाटू और चारण के द्वारा जो सुनाई जाने वाली लोक कथाएं थी उनको दर्ज करना शुरू कर दिया। मतलब वो जो चारण और भाट क्या होते हैं, जो घूम घूम कर कहानियाँ सुनाया करते हैं, उनकी कहानियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और क्योंकि उनका मानना था कि जो इनकी लोक कथाएं हैं ना, ये कैसी हैं, ये हमारे पूरे भारत की संस्कृति की एक पहचान है। ठीक है, ये जो है ये वो संस्कृति है जो अब बाहर की ताकतों की वजह से दूषित हो गई है। बाहर की ताकतें यहाँ पे किसको बोला है? पाश्चात्य संस्कृति की वजह से ये हमारी लोक कथा है, जो उनकी संस्कृति है वो क्या हो गई है? खराब हो गई है। तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने क्या करा? इन कथाओं को इन चारणों और भाटों के द्वारा सुनाई जाने वाली कथाओं को एक जगह एकत्रित करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से वो दिखाना चाहते थे कि कैसे अतीत में भारत का जो इतिहास था वो कैसा था? बहुत ही गौरवशाली था। ठीक है, गौरव का भाव पैदा करने वाला था। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है? बाहरी शक्तियों के आने की वजह से ये क्या हुआ? खराब होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रवादी थे उनका कहने का मतलब ये था कि पहले भारत क्या है, जब स्वतंत्र भारत था तो बिल्कुल गौरवशाली था, और बाहर की शक्तियों के आने की वजह से भारत क्या होता जा रहा है? कंगाल होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक बहुत अच्छे कवि भी थे और बहुत अच्छे लेखक भी थे, इन्होंने ही हमारा राष्ट्रगान लिखा है, जनगण मन। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान जो है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, बांग्लादेश का। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीत, बाल गीत, मिथकों इत्यादि को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने जो है कई लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन भी चलाए। ठीक है, मद्रास में जो है एक नेत्रा शास्त्री नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से अपनी किताब लिखी 4 खंडों में। ठीक है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो ये लोक कथाएं होती हैं ये हमारे राष्ट्र का साहित्य होती हैं। ठीक है, तो यह लोगों के असली विचार और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। मतलब वही कि ये हमारी संस्कृति की पहचान है और हमारे समाज का जो समाज है उसको दर्शाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर आगे कि कैसे न सिर्फ लोकगीतों को ही प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि जो झंडा होता है उसको भी एक बहुत अच्छे प्रतीक और चिन्ह के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि कोई भी आंदोलन होता था तो उससे संबंधित एक नया जो है झंडा निकल के आ जाया करता था। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों को एकजुट करने के लिए, उनमें राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए क्या करा? चिन्हों का इस्तेमाल किया, है ना। तो बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है 1905 के दौरान, तो तिरंगे का इस्तेमाल होता है। तिरंगा कैसा था? वो हरा और पीले रंग का था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को शामिल करने का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं के और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अर्धचंद्र को दर्शाया गया था। देखो, ये जो झंडा था ना, इसकी इमेज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा था। ये देख रहे हो आप, जो वो बता रहे हैं कि ये जो है ये वाला स्वदेशी, ये स्वराज का झंडा, ये वाला स्वराज का झंडा है, ये वाला, और जो हमें देखना है स्वदेशी झंडा वो ये वाला है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 8 जो है क्या है? कमल के फूल दिख रहे हैं हमारे को, जो कि भारत के 8 प्रांत को दिखाता है, और ये जो चांद और सूरज है ये हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाता है। ठीक है, फिर 1921 में जब महात्मा गांधी ने स्वराज का झंडा तैयार किया तो उनका झंडा कैसा था? सफ़ेद और हरे रंग का था और लाल रंग का था, और इसके बीच में क्या था? एक चरखा बनाया गया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी का स्वराज किसके ऊपर निर्भर था? स्वदेशी के ऊपर, जहाँ पर हम अपने देश के ही बनाए हुए सामानों का इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने अपने झंडे में किसका इस्तेमाल किया? चरखे का इस्तेमाल किया। देख रहे हो ना, ये वाला ये स्वदेशी का झंडा है, स्वराज का झंडा, जो कि गांधी जी ने दिया था। ठीक है, इतिहास में फिर हम देखते हैं कि इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन थी। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय जो है वो पिछड़े हुए थे। अब देखो, हम प्रतीकों का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? तो उसकी एक मुख्य रीज़न ये था कि क्योंकि अंग्रेजों के अनुसार क्या था ना, कि भारत के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं।
ठीक है, उनके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, ना ही वो कोई शासन चला सकते हैं। तो इसके जवाब में भारत के लोगों ने जो है अपने अतीत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अतीत की जो उपलब्धियां थी उनको लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने इतिहास की वस्तु, शिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति, कानून, हस्तकला इत्यादि और जो व्यापार जो था उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया, उसके बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को बताया जा सके कि जो हमारा भारत है उसका इतिहास बहुत ही महानता युग से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही भारत जो है वो गुलाम हुआ, क्या हो गया, उसका पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को लिखकर राष्ट्रवादी भारत की आज़ादी के लिए भारत के लोगों को ललकारने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में कि लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से किस प्रकार राष्ट्रवाद का विचार जुड़ गया। तो कैसे जुड़ गया, क्योंकि लोक कथाओं में अपने गौरवशाली इतिहास को दिखाया गया था, तो इससे वो अपनी इस गौरवशाली अतीत से वो अपनी राष्ट्र की पहचान को ढूंढ रहे थे। ठीक है, राष्ट्र की पहचान को जोड़ रहे थे, इसीलिए राष्ट्रवाद का जो विचार है वो और अधिक धीरे धीरे मजबूत होता चला गया, और इसके राष्ट्रवाद के विचार को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादियों ने लोक कथाओं का सहारा लिया। ठीक है, चिन्हों और प्रतीकों इतिहास आदि ने किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। तो चिन्हों और प्रतीकों ने कैसे योगदान दिया, हम देखते हैं कि चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से लोगों में अपने अतीत को लेकर एक गौरवशाली भावना जो है वो पैदा की जा सकी, जिसका प्रयोग आगे जाके राष्ट्रवादी संघर्ष में किया गया और राष्ट्रवाद को दिखाने के लिए किया गया। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे तिरंगे झंडे का इस्तेमाल हो रहा था, स्वराज के झंडे का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, और जब कोई भी आंदोलन होता था तो एक अलग झंडा बन के तैयार हो जाता था। क्यों, क्योंकि जो झंडा होता है ना वो अवज्ञा का और सामूहिक एकता की भावना का प्रतीक होता है। ठीक है, तो बच्चे आज की जो हमारी वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।